शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो निहायत मेहरबान रहम करने वाला है। शुरू करता हूँ हर उस चीज़ पर जो अल्लाह ने मुझे अता की है। मैं बात करूँगा आज नोसोट के ऊपर और बात करूँगा कारसी ब्रांड पे। नोसोड्स काफ़ी ज़्यादा होम्योपैथी में इस्तेमाल होने वाला दवा है। और सबसे पहले मैं बता दूं कि नोसोड्स का मतलब क्या है। नोसोड्स बीमारी को बोलते हैं, बीमारी से बनने वाली मेडिसिन नोसोड्स कहलाता है। नोसोड ग्रीक लफ्ज़ हैं और इसकी मायने डिजीज़ है। सैमुअल हनीमन ने इसका इस्तेमाल बताया हुआ है। सैमुअल हनीमन ने नोसोड का दरियाफ्त किया है। उसका एक लॉ है, सिमिलिया सिमिलेबस क्यूरेंचर। लाइक क्यूर्स लाइक, लाइक से लाइक को ठीक करना। जिस तरह हनीमन के टाइम पे सोराइनम मौजूद थी स्केबीज से निकाल के, इसी तरह आजकल बेशुमार नोसोड्स आ गए हैं। आ तो गए हैं लेकिन इसका इस्तेमाल का किसी को पता नहीं है। नोसोड्स का क्यों इस्तेमाल किया गया है? एक ऐसा मादा जो सेहतमंद इंसान के जिस्म में दाखिल करें तो उसमें कुछ इलामात पाए जाते हैं। वही मादा एक बीमार जिस्म के अंदर दाखिल करें, उससे पैदाशुदा जो बीमारियां होती हैं उसको वो ठीक करती हैं और उससे उसको फ़ायदा पहुंचता है। तो हम बात करेंगे कारसी ब्रेन पर। कारसी ब्रेन ग्रेड 2 ऑस्ट्रोसाइटोमा से बनी हुई मेडिसिन है। ग्रेड 2 ऑस्ट्रोसाइटोमा यानी एक बीमार जिस्म से ये लिया गया है, कैंसर का नोसोड है। हम पहले देखते हैं, जानते हैं कि एस्ट्रोसाइट का क्या काम है, और यही काम जो उसका है वो मैं आगे बताऊंगा कि इससे हम क्या क्या फ़ायदा ले सकते हैं और कहाँ कहाँ पे ये पेचीदगियाँ बनाता है, तो वहाँ पे हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एस्ट्रोसाइटोस यानी एस्ट्रोसाइट एक ग्लियल सेल में पाया, ग्रे मैटर में पाया जाता है। ये ग्लियल सेल है जो एक स्टार नुमा शेप का ये सेल होता है जो न्यूरॉन में और ब्रेन में उसको ग़िज़ाइयत पहुंचाता है, न्यूरोट्रांसमीटर्स को कंट्रोल करता है, पोटाशियम आयंस को कंट्रोल करता है। ये ब्लड ब्रेन बैरियर है, BBB इसको कहते हैं, ब्लड ब्रेन बैरियर। यानी ब्रेन के अंदर जहरीली चीज़ को ये अंदर नहीं आने देता और जो आ भी जाएं उसको ये ज़ाया करता है और ये ब्रेन को, न्यूरॉन्स को ग़िज़ाइयत पहुंचाता है। ये सारी चीज़ें आगे हमारे काम आएगी, लेकिन ये सारी चीज़ें मैं शुरू में इसलिए बता रहा हूँ ताकि ये याद रहें और आगे हमें किन किन जगहों पे ये इसका और किस किस जगहों पे ये इस्तेमाल होती है, क्या क्या पेचीदगियाँ ये बनाती हैं। न्यूरोट्रांसमीटर्स ग्लूटामेट हो गया, गाबा हो गया, सेरोटोनिन हो गया, डोपामिन हो गया, ये जब अपना फंक्शन करता है और ये एक्स्ट्रा हो जाते हैं जिस्म के अंदर, ब्रेन के अंदर, तो ये एस्ट्रोसाइट्स इसको एब्जॉर्ब करता है। जब ब्रेन इंजरी हो जाती है, स्ट्रोक हो जाता है,
तो वहां पे भी ये अपना किरदार अदा करते हैं, वहां पे एक दीवार नुमा एक स्कार बनाता है। और इसका ये जो सिस्टम है एस्ट्रोसाइट, एक इसका जो कंट्रोल है वो जिस्म के काफी चीजों पे होता है। अब जिस तरह मैंने बता दिया कि जब ग्लूटामेट, डोपामिन, सेरोटोनिन, गाबा ये अपना फंक्शन करते करते ज़्यादा हो जाता है, तो ये उसको क्या करता है, ये इसको क्लियर करता है, ये इसको रेगुलेट करता है, इसको कंट्रोल करता है। जो एक्स्ट्रा होता है वो उसको, यानी वो उसको खा जाता है। तो ये चीज़ें आगे हमारे काम आएगी इस लेक्चर में कि ये कहाँ कहाँ पे हमें फ़ायदा दे सकती हैं। जिस तरह मैंने बात की है कि ये एक मेटाबॉलिज्म सिस्टम को भी कंट्रोल करता है, यानी ब्रेन के अंदर एस्ट्रोसाइट्स न्यूरॉन को और ब्रेन को ग़िज़ाइयत पहुंचाता है, और ये एक ऐसी एनर्जी प्रोवाइड करता है कि जब आपके जिस्म में ग्लूकोज, यानी खून में ग्लूकोज आता है, तो वो खून के अंदर ग्लूकोज को भी ये जज़ब करता है। यानी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स में आपको ये बता रहा हूँ, यानी जब खून के अंदर आपका ग्लूकोज ज़्यादा हो जाता है, उसको लैक्टोज में ये तब्दील करता है। तो इससे ऐसी कुछ बीमारियां होती हैं जिस्म के अंदर, या ऐसे कुछ सिम्टम्स आ जाते हैं बॉडी के अंदर इन्हीं चीज़ों की वजह से, कि जब ये ज़्यादा हो जाएं, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर आ जाएं, या ग़िज़ाइयत पूरी तरीके से पहुंच नहीं पाता, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं ये ओवर हो जाते हैं, पोटाशियम ओवर हो जाता है, तो ये क्या करता है आपके जिस्म के अंदर, तो ये हमारी मेमोरी को भी ये लॉस करता है, यानी हमारी मेमोरी को भी ये एस्ट्रोसाइट्स जो है ये डिस्टर्ब करता है। और ये मेमोरी में क्या किरदार है इसका, एस्ट्रोसाइट्स का? मेमोरी में इसका ये किरदार है कि जो जितनी बातें ब्रेन के लिए ज़रूरी होती है वो उस तक पहुंचाता है, जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं वो उसको रोक देता है, यानी उस ज़रूरत के मुताबिक राब्तों को ये पहुंचा देता है। ज़रूरत से ज़्यादा राब्ते जो होते हैं ब्रेन के साथ, उसको ये ज़ाया कर देता है। ये एस्ट्रोसाइट्स का ये किरदार होता है। अब जिस तरह मैंने बता दिया कि ब्रेन इंजरी में ये स्कार बनाता है। अब अचानक किसी को कोमा हो गया है, कोमा में हम कारसी ब्रेन का इस्तेमाल करते हैं। वो क्यों करते हैं? जब इंजरी होती है वहाँ पे ऑक्सीजन लॉस होता है, वहाँ पे मेटाबॉलिज्म यानी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स आ जाता है, वो ग़िज़ाइयत पूरी तरीके से पहुँच नहीं पा रही होती है, एस्ट्रोसाइट्स डिफंक्शन हो जाता है, और वहाँ पे ग्लूटामेट जो है वो भी रेज होना शुरू हो जाता है, और आपके पास आयंस की भी रेगुलेशन प्रॉपर तरीके से नहीं होती, और अल्टीमेट कॉन्शियसनेस ख़त्म हो जाए, यानी जो कॉन्शियस होता है बंदा वो ख़त्म हो जाता है, बंदा कोमा में चला जाता है। यानी इसका मतलब है कि ये ब्रेन को एस्ट्रोसाइट जो है ये कंट्रोल करता है। अब इसका इस्तेमाल क्या है, हम किस तरह इसको कारसी ब्रेन को इस्तेमाल करेंगे जिस्म में? यानी जिस तरह मैंने बता दिया कि एस्ट्रोसाइटोमा ग्रेड 2 से ये बनी हुई है, अब ये हमारे जिस्म के अंदर कैसे असरअंदाज होती है, और हमारे जिस्म के अंदर ये क्या काम करती हैं, और किन किन डिजीज़ में ये हमें फ़ायदा पहुंचा सकती हैं ये कारसी ब्रेन। सबसे पहले मैं ले लेता हूं अल्ज़ाइमर डिजीज़ को। अल्ज़ाइमर डिजीज़ में क्या होता है? अल्ज़ाइमर डिजीज़ में अमाइलेड बढ़ जाता है, और वो क्या करता है, वो प्लेग बनाता है। ये कारसी ब्रेन उस प्लेग को ठीक कर देती है,
और उसके जो अमाइलेट को रेगुलेट करती है अपनी जगह पे, यानी उसको एब्जॉर्ब करना शुरू कर देती हैं। वहाँ पे जहाँ पे प्लेग बना होता है उस प्लेग को ये ठीक करना शुरू कर देती है। ये कार्सिब्रेन इतना ज़बरदस्त काम करती है कि वो प्लेग को साफ़ कर देती है, ये अमाइलेट को साफ़ कर देती है, प्लेग जो है वो ख़त्म होना शुरू हो जाता है। यानी अल्ज़ाइमर डिजीज़ में आपका जो कंट्रोल होता है वो ख़त्म हो जाता है। एस्ट्रोसाइट्स में एक चीज़ और भी होती है कि वो इन्फ्लेमेशन, न्यूरो इन्फ्लेमेशन को भी कंट्रोल करता है। अगर ये कार्सिब्रेन दी जाए अल्ज़ाइमर डिजीज़ में तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे न्यूरो इन्फ्लेमेशन भी पाया जाता है जिससे आपका कंट्रोल लॉस हो जाता है। तो ये कार्सिब्रेन जो है ये आपकी न्यूरो इन्फ्लेमेशन को भी ठीक करती है और वहाँ पे जो स्वेलिंग होती है उस स्वेलिंग को ये ख़त्म कर देती है। दूसरा, हम इसको पार्किंसन में इस्तेमाल कर सकते हैं कार्सिब्रेन को। पार्किंसन में ये क्या होता है और इसका इस्तेमाल क्यों है पार्किंसन में? पार्किंसन में डोपामिन, यानी आपका जो डोपामिन तबाह हो जाता है, ये डोपामिन सेल पार्किंसन की वजह से तबाह हो जाता है, यानी फिर उसे ये पार्किंसन हो जाता है। तो वहाँ पे कार्सिब्रेन क्या करेगी, वहाँ पे कार्सिब्रेन डोपामिन सेल को रिपेयर करती है और जो न्यूरोट्रांसमीटर हैं या न्यूरॉन है उसमें खुराक को यकीनी बनाती हैं। यानी कार्सिब्रेन का ये काम है कि पार्किंसन में अगर हम इसको इस्तेमाल करें तो ये डोपामिन सेल्स जो तबाह हो जाते हैं उसको ये रिपेयर करती हैं और वहाँ पे बाकायदा तौर पर कंप्लीटली वहाँ पे ये अपना पाँव जमा देती, क्योंकि ये स्टार नुमा एक सेल होते हैं तो वो पाँव जमा जाते हैं, जमा देता है ये, और वहाँ पे पूरा कंट्रोल हासिल कर लेता है। जो उसे पैदा हुई वीकनेस होती है वो उसको ठीक कर देता है। यानी जो सेल्स तबाह होते हैं वहाँ पे न्यूट्रिशन ये पहुँचा देता है। जिस तरह मैंने स्टार्ट में बता दिया कि ये बातें हमें आगे काम आएगी। न्यूट्रिशन, पोटाशियम, आयंस, इन्फ्लेमेशन, डोपामिन या न्यूरोट्रांसमीटर्स की रेगुलेशन, ये चीज़ें याद रखें, ये कंट्रोल करती हैं। ये आगे हमें किन किन बीमारियों में काम आएगी ये चीज़ें, आपको सारा ये इंशाल्लाह मिलेगा और इसका इस्तेमाल आपके लिए और ज़्यादा आसान हो जाएगा। यानी आपका जो पार्किंसन में डोपामिन सेल तबाह हो जाता है, जिस तरह मैंने बता दिया, ये वहाँ पे ग़िज़ाइयत पहुँचाता है और वहाँ पे ये इसको रिपेयर कर देता है। तो इसमें ये हम वीक मेमोरी में इस्तेमाल कर सकते हैं, स्लो लर्निंग में इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको हम सीजर में इस्तेमाल कर सकते हैं जो दौरे पड़ते हैं, इसको हम टेम्परेचर में इस्तेमाल कर सकते हैं। जो टेम्परेचर बरकरार नहीं होता और डिहाइड्रेशन पैदा करता है, कोई भी मेडिसिन दें, बेलाडोना दे दें, आर्सेनिक एल्बम दे दें, उसके बाद आपके पास एंटीपायरीन है ये दे दें, पायरोजिनम दे दें, बिप्टेशिया दे दें, चाइनम सल्फ दे दें, डेंगी दे दें, मलेरिया दे दें, टाइफाइडिनम दे दें, ट्यूबर दे दें, नहीं काम करेगी। तो कार्सिब्रेन को हम लगाएंगे, ये क्या करेगी कि वहाँ पे टेम्परेचर का जो हिस्सा है ब्रेन के अंदर उसको ये रेगुलेट करना शुरू करेगी। ये डिहाइड्रेशन में ये हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको हम स्लीप डिसऑर्डर में इस्तेमाल कर सकते हैं। स्लीप डिसऑर्डर में हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक होता है हमारे पास मेलाटोनिन और दूसरा होता है जो एस्ट्रोसाइट उसको कंट्रोल करता है, वो है हमारे पास एडिनोसिन। जब बंदा बहुत ज़्यादा काम करता है, थकावट हो जाती है, तो एडिनोसिन जमा होते 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 बहुत ज़्यादा जमा हो जाता है ब्रेन के अंदर, तो उससे थकावट फील होती है और नींद आनी शुरू हो जाती है। ये एस्ट्रोसाइट्स मेलाटोनिन जब फेल हो जाता है स्लीप लाने में, तो कार्सिब्रेन वहाँ पे काम करेगी स्लीप लाने में। यानी वहाँ पे मेलाटोनिन फेल हो गई तो यहाँ पे कार्सिब्रेन आप 1 में या 200 में एक डोज दें तो आपका ये
स्लीपिंग फंक्शन जो है ये बहाल कर देता है। उससे क्या होता है, उससे ब्रेन लॉक हो जाता है, दिमाग लॉक हो जाता है, दिमाग काम करनी छोड़ देता है। लेकिन कार्सी ब्रेन ऐसी मेडिसिन है कि जो ब्रेन लॉक हुआ होता है उसको ये ठीक कर देती है। ऐसी बीमारियां जो धीरे धीरे बढ़ती हैं, जैसे कि नज़र की कमी, जिस तरह का दर्द है धीरे धीरे शुरू होते होते तेज हो जाता है। नज़र की कमजोरी धीरे 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 बढ़ते 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 यानी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि बंदा अंधा हो जाता है। तो वहां पे भी हम कार्सी ब्रेन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस तरह मैंने कहा था कि किडनी का इस्तेमाल हम ब्रेन में इस्तेमाल कर सकते हैं, इसी तरह कार्सी ब्रेन को हम बाउल डिजीज में इस्तेमाल कर सकते हैं। जब हमारे पास इनवॉलंटरी स्टूल पास आ जाता है, यानी गैर इरादी तौर पर पखाना निकलना शुरू हो जाता है, तो हम वहां पे भी कार्सी ब्रेन का इस्तेमाल कर सकते हैं। एस्ट्रोसाइट्स वहां पे भी काम करती हैं, वहां पे भी उसका वो डिसफंक्शन हो जाता है कि वो बाउल को रेगुलेट नहीं कर पाता। तो इसलिए हम इसको कॉन्स्टिपेशन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गैर इरादी तौर पर पेशाब का निकल जाना, ज़हन में आया कि मुझे पेशाब तो नहीं आया हुआ और पेशाब आ जाता है, तो हम उसमें बेलाडोना का इस्तेमाल करते हैं। 200 की ताकत में एक खुराक ले लें। अगर वो बेलाडोना काम ना करें तो कार्सी ब्रेन 200 की ताकत में एक खुराक ले, साथ में बेलाडोना दे दें, तो सोचने के साथ ही जो कैफियत आ जाती है पेशाब की, यानी पेशाब खारिज करना शुरू कर देता है बंदा, और बड़ी तेजी से आ जाता है। अभी पेशाब करके आया होगा, लेकिन जैसे उसके जहन में आता है कि कहीं मुझे पेशाब तो नहीं आया हुआ, और फ्रीक्वेंट यूरिनेशन उसकी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये भी एस्ट्रोसाइट कंट्रोल करता है। इसका डायरेक्ट बाउल के साथ और ब्लैडर के साथ एस्ट्रोसाइट का ताल्लुक होता है। तो हमने यहां पे ब्लैडर में यानी बेलाडोना का इस्तेमाल किया है। बेलाडोना में क्या होता है, मरीज अपना बाथरूम देखते साथ ही उसको पेशाब आना शुरू हो जाता है, लेकिन बास टाइम बेलाडोना से फर्क नहीं पड़ता। तो हम क्या करते हैं, हम कार्सिनोसिनम 200 कार्सी ब्रेन 200 में एक खुराक देते हैं। हम एस्ट्रोसाइट्स को स्टिमुलेट करते हैं, उसको ठीक करते हैं, तो वहां पे आपका ब्लैडर ठीक होना शुरू हो जाता है। हम एस्ट्रोसाइट को स्टिमुलेट करते हैं कार्सी ब्रेन के साथ, तो वहां पे आपका बाउल प्रॉब्लम जो होती है, बाउल डिजीज होती है, वो ठीक होनी शुरू हो जाती है। कार्सी ब्रेन चक्रों में भी बड़ा जबरदस्त काम करती हैं। हमारे एक उस्ताद होते थे चौधरी मुनीर साहब, वो कहते थे कि कोनियम चक्रों की सरदार दवा है। वो ऊपर वाली मंजिल में लेक्चर देते थे, हम नीचे सुन रहे होते थे, इतने स्पीड से वो बोलते थे। तो जब चक्रों की सरदार दवा कोनियम फेल हो जाए, तो वहां पे भी कार्सी ब्रेन अच्छा काम करती है। यानी जब हम कार्पस कुलाज़म को हमने देखना होता है, एस्ट्रोसाइट्स जो है वो कार्पस कुलाज़म को भी स्टिमुलेट करते हैं, वो उसको भी ये रेगुलेट करता है कार्पस कुलाज़म को, जो हमारा बैलेंस संभालता है। यानी चक्रों में जो भी मेडिसिन है, ब्रायोनिया फेल हो जाएं, आपका मास्टरडाइटिस फेल हो जाएं, जो कान की वजह से आपको चक्कर आते हैं, मर्कसाल आपकी फेल हो जाएं चक्रों में, कोकुलस आपकी फेल हो जाएं चक्रों में, कोनियम फेल हो जाएं, एसिड फास्ट फेल हो जाएं, तो हम वहाँ पे क्या करते हैं कि कार्सी ब्रेन 200 की ताकत में एक खुराक लगाते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि हर किस्म के ये चक्कर को ठीक कर देती है। तो हमारे पास जिस तरह मैंने बताया कि ये न्यूरोट्रांसमीटर जो डैमेज हो जाते हैं, उसमें ये हमारी जो मेडिसिन है ये काम करती हैं कार्सी ब्रेन। जिस तरह मैंने पहले कहा कि ये डोपामिन को रेगुलेट करती हैं, यानी आपकी काफ़ी ऐसी चीज़ें, काफ़ी ऐसी आदतें हैं जो डोपामिन बढ़ा देती हैं, जिसकी वजह से आपका ब्रेन नुकसान में चला जाता है। तो उसमें क्या होता है, कार्सी ब्रेन देने से वो सारी चीज़ें रेगुलेट होना शुरू हो जाती हैं।
ये स्ट्रेस में बहुत अच्छा काम करती हैं कार्सिब्रेन। जहां पे हमारे पास इग्निशिया फेल हो जाती है, नेट्रोम्योर हम दे देते हैं। नेट्रोम्योर फेल हो जाती हैं, हम एसिड फास्ट दे देते हैं। एसिड फास्ट फेल हो जाएं तो हम आरोमेट देते हैं। जब आरोमेट भी फेल हो जाएं तो हम कार्सिनोसिनम दे देते हैं। कार्सिनोसिनम के बाद भी जब स्ट्रेस नहीं कंट्रोल होता तो हम कार्सिब्रेन का इस्तेमाल करते हैं। स्ट्रेस में क्या होता है? स्ट्रेस में ग्लूटामेट ये जमा होना शुरू हो जाता है और न्यूरॉन्स को डैमेज करना शुरू कर देता है। तो फिर कार्सिब्रेन देने से आपका स्ट्रेस लेवल जो है वो कम होना क्यों शुरू हो जाता है? क्योंकि वो ग्लूटामेट जो ज्यादा जमा होना शुरू हो जाए, यानी एक्स्ट्रा होना शुरू, आपकी सोच से वो जमा होते और रिलीज होते वो जमा हो जाता है। तो कार्सिब्रेन देने से ग्लूटामेट का लेवल नॉर्मल होना शुरू हो जाता है, तो तब जाके आपका स्ट्रेस लेवल जो है वो नीचे की तरफ आना शुरू हो जाता है। ये मूड स्विंग्स में बहुत अच्छा काम करती है मेडिसिन। ये चिड़चिड़ापन में बहुत अच्छा काम करती हैं, खौफ में, एंजाइटी में ये बहुत अच्छा काम करती हैं। ये ड्रग एडिक्शन में बहुत अच्छा काम करती हैं। जिस तरह मैंने पहले भी बताया हुआ कि इग्निशिया कालीफास हम देते हैं। एक टाइम आता है कि इग्निशिया और कालीफास फेल हो जाती है, हम कोकुलस का इस्तेमाल करते हैं ड्रग एडिक्शन में, वो भी फेल हो जाती है। तो फिर हम कार्सिब्रेन का इस्तेमाल करते हैं। कार्सिब्रेन का इस्तेमाल क्यों करते हैं? ड्रग एडिक्शन आपका डोपामिन सिस्टम खराब कर देता है, डोपामिन को ज्यादा रिलीज कर देता है, जरूरत से ज्यादा वो रिलीज होना शुरू हो जाता है, वो वहां पे जमा होना शुरू हो जाता है। और कार्सिब्रेन देने से ड्रग एडिक्शन इसलिए खत्म होती है क्योंकि डोपामिन आपका नॉर्मल पोजीशन पे चला जाता है, जिसकी वजह से आपको ड्रग की जरूरत नहीं पड़ती। तो इस तरह ड्रग एडिक्शन जो है ना आपकी ये खत्म हो जाती है। नजर में ये बहुत अच्छा काम करती हैं। नजर की वीकनेस में यानी नजर की कमी में बहुत अच्छा काम करती हैं। क्रोनिक हेडेक हो, पुराना सर दर्द हो, उसमें बहुत अच्छा काम करती है। मेरा खुद का सर दर्द था, बड़े अरसे से नहीं ठीक होता था। जब मैंने कार्सिब्रेन ली है 200 में तो मेरा सर दर्द ठीक हो गया है। तो इसी तरह मैं कार्सिब्रेन को हेडेक में, क्रोनिक हेडेक में लाजमी मैं इस्तेमाल करता हूँ। मैं चूँकि स्टडी ज़्यादा है, पेशेंट ज़्यादा है, पेशेंट का फ्लो ज़्यादा है, एक बंदा होता नहीं है, कोई किस ज़ुबान का कोई किस ज़ुबान को, उसको समझना, उसको सुनना। रात के 2:30 बज रहे हैं, मैं ये लेक्चर दे रहा हूँ आप लोगों के लिए कि मैं प्रिपेयर कर दूँ। तो ये मेरी रूटीन होती है, मेरे सर में दर्द शुरू हो जाती है। तो जब बहुत ज़्यादा सर में दर्द हो तो मैं कार्सिब्रेन को यूज़ करता हूँ और अल्लाह का शुक्र है कि उससे फ़र्क पड़ जाता है। तो सोचने समझने की सलाहियत में स्लो लर्निंग होता है, उसमें हम इसका इस्तेमाल करते हैं। बोलते वक्त लफ्ज़ भूल जाता है बंदा, उसमें कार्सिब्रेन हम 200 का इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत अच्छा काम करती है। सुनपन, नमनेस में ये इस्तेमाल होती है, इसका बहुत अच्छा काम है। अब कार्सिब्रेन का एक और मैं चीज़ बताता हूँ कि कार्सिब्रेन हमने जेनेटिक डिसऑर्डर में इस्तेमाल किया है। अल्लाह का शुक्र है कि वो भी, उससे भी बड़ा अच्छा फ़र्क पड़ा है। जेनेटिक डिसऑर्डर क्या चीज़ होती है, पहले इस चीज़ को समझें, और किन किन चीज़ों से आती हैं ये चीज़ समझें। अब मैं इसमें एक चीज़ ले लूँ कि क्रोनिक ड्रग एब्यूज़ ले लूँ मैं, यानी क्रोनिक यानी काफ़ी अरसे से ड्रग्स का इस्तेमाल करना, मेडिसिन का इस्तेमाल करना। ये क्या करता है? ये आपका डोपामिन को एक्सेस कर देता है।
जिसकी वजह से एस्ट्रोसाइट्स की रेगुलेशन पोअर हो जाती है, वीक हो जाती है, और एबनॉर्मल सेलुलर सिग्नल जो है वो पूरी तरीके से पहुंच नहीं पाते हैं, और यानी सिग्नल सेल को उसको जीन्स को पूरी तरीके से पहुंच नहीं पाते, और जीन्स के अंदर चेंजिंग आनी शुरू हो जाती है। तो ये क्या करती है, यानी ड्रग एडिक्शन भी आपका जेनेटिक डिसऑर्डर कहलाता है। अब क्रोनिक स्ट्रेस क्या करता है? पुराना एक स्ट्रेस है, आप मुसलसल स्ट्रेस ले ही जा रहे हैं, जिस तरह मैंने पहले जिक्र किया है। मैंने आप लोगों को कहा था कि कुछ चीजें हैं, पोटाशियम, आयन, नेरो इन्फ्लामेशन, नेरो ट्रांसमीटर की रेगुलेशन, ग़िज़ाइयत को पहुंचाना। अब ये चीज यहां पे आ गई है कि हमारे अंदर जेनेटिक डिजीज कैसे पाई जाती है और कैसे कन्वर्ट हो जाती है, हमारी खुद की गफलत हमें जेनेटिक डिजीज की तरफ कैसे धकेलती है। जिस तरह मैंने कहा कि क्रॉनिक ड्रग एब्यूज होता है, यानी पुराना आप बहुत अरसे से ड्रग्स यूज कर रहे हैं, किसी किस्म की मेडिसिन यूज कर रहे हैं, वो आपके डोपामिन को एक्सेस करेगा, बढ़ा देगा, उसे आपके एस्ट्रोसाइट्स जो हैं ये वीक हो जाते हैं, यानी वो रेगुलेट नहीं कर पाता, यानी बार बार आप ले रहे हैं, एस्ट्रोसाइट्स उसको बार बार उसको रेगुलेट करता है, डोपामिन को। आप बार बार ड्रग्स ले रहे हैं, वो फिर से डोपामिन बढ़ जाता है और एस्ट्रोसाइट्स उसको कंट्रोल करते 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 वीक हो जाता है, जिसकी वजह से एबनॉर्मल सेलुलर सिग्नलिंग होती है, यानी सिग्नल्स पूरी तरीके से नहीं पहुंच पाते हैं, और वहां पे क्या होता है कि जीन्स में चेंजिंग आ जाती है, यानी आपकी मेडिसिन आपके जीन्स तक पहुंचती है। इसका बेदरेग इस्तेमाल करना छोड़ दें। तो ये क्या करती है, आपकी कार्सिब्रेन इसको ठीक करती है। जिस तरह इग्नीशियम हमने दी है वो ठीक नहीं हो रही, और आप वहां से मेडिसिन ले रहे हैं दूसरी, तो आपके क्या होता है, डोपामिन और रिलीज हो जाता है, इग्नीशिया के कंट्रोल से बाहर हो जाता है। तो फिर इस तरह आप नेट्रोम्योर ले लेते हैं, एसिड फास्ट ले लेते हैं, या फिर आरोमेट ले लेते हैं, तो उससे भी बाहर हो जाता है, कार्सिनोसिनम ले लेते हैं। लेकिन यहां पे आपको कार्सिब्रेन का इस्तेमाल इसलिए जरूरी है कि यहां पे कार्सिब्रेन डोपामिन को रेगुलेट करेगी, जो एक्स्ट्रा डोपामिन है उसको ये कंट्रोल करती है, जज़ब करेगी ये यहां पे। अब इसके बाद आपके पास आता है क्रोनिक स्ट्रेस। क्रोनिक स्ट्रेस में क्या होता है, वहां पे आप जैसे स्ट्रेस लेते हैं, आपके न्यूरोट्रांसमीटर ग्लूटामेट ज्यादा रिलीज होना शुरू हो जाता है, ज्यादा, यानी क्रोनिक स्ट्रेस आपकी आ गया, फिर उसके साथ आपका आ गया कि ग्लूटामेट बहुत ज्यादा इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, और यहां पे क्या होता है, यहां पे फिर आपका एस्ट्रोसाइट वीक हो जाता है, यानी उसकी एक्टिवेशन, उसकी रेगुलेशन वीक हो जाती है। तो फिर भी वहां पे आपकी वो सिग्नलिंग जो है ना सेलुलर में खराब होनी शुरू हो जाती है, और जिसका काज क्या होगा कि जीन्स में चेंजिंग आनी शुरू हो जाएगी। ट्रॉमा, जब ट्रॉमा होता है उससे क्या होता है, चोट लग जाए, ट्रॉमा होता है, इंजरी हो गई है, उसमें क्या हो गया, उसमें इन्फ्लेमेशन पैदा होती है। इन्फ्लेमेशन से एस्ट्रोसाइट्स की एक्टिविटी वीक हो जाती है, और वहां पे मुसलसल ब्लीडिंग हो रही है, इंजरी हो रही है। जिस तरह मैंने पहले कहा कि ये स्कार्स को कंट्रोल करती है, एक किस्म का ये दीवार बना देती है। तो ट्रॉमा में मुसलसल ब्लीडिंग होने की वजह से इन्फ्लेमेशन पैदा हो गई है, एस्ट्रोसाइट्स की एक्टिविटी वीक हो गई है, वहां पे क्या होगा कि सिग्नल वीक हो गए हैं और जीन्स में चेंजिंग आनी शुरू हो जाती है। तो ये यानी एक चीज इसमें और भी है, जब आपकी इंजरी हो जाती है, इन्फ्लेमेशन पैदा हो गई है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ज्यादा बढ़ गया, यहां पे आपका मेटाबॉलिक डिसऑर्डर भी आ गया, यानी ग़िज़ाइयत भी पूरी तरीके से नहीं पहुंचाया उसने, ऑक्सीजन एक ग़िज़ा है वो नहीं पहुंच पाया अपनी जगह पे, जिसकी वजह से एस्ट्रोसाइट जो है वो वीक हो गया। और क्या हो गया आगे आपके पास कि ये सिग्नल नहीं पहुंच पाए और जीन्स में आपकी चेंजिंग आनी शुरू हो गई है। इसी तरह करते करते 10,000 से ज्यादा जेनेटिक डिजीज पाई जाती है, 10,000 के लगभग जेनेटिक डिजीज है, यानी ये एग्जामिन हुआ है
कि 10,000 तक जेनेटिक डिसऑर्डर आपका पाया जाता है। इसमें हमारे पास डाउन सिंड्रोम है, वो एक न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट्स आ जाते हैं इसमें। फिर हमारे पास मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, आपके पास एक्स्ट्रा 21 क्रोमोसोम्स आ जाते हैं, 21 क्रोमोसोम्स में एक्स्ट्रा आ जाता है। और फिर इसके बाद डुशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी आ जाती है। डीएमडी में क्या होता है, डुशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, उसमें जीन जो है वो म्यूटेट होता है, डिस्ट्रोफिन डिफिशिएंसी हो जाती है, उसकी वजह से भी आपके जो मसल सेल्स है वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। और आपके ब्रेन में जो एक मसल्स वीकनेस, यानी वो जो प्रोग्रेसिव मसल्स वीकनेस आ जाती है, यानी ब्रेन जो एक किस्म के डिस्ट्रोफिन की चेंजिंग या डिस्ट्रोफिन की जो डिफिशिएंसी आ जाती है, उसकी वजह से यानी आपके ब्रेन क्या हो गया कि डीएमडी आ गया, जीन्स म्यूटेट हो गया, डिस्ट्रोफिन डिफिशिएंसी आ गई है, और क्या हो गया कि आपकी मसल्स वीक होने शुरू हो जाते हैं, यानी मसल सेल्स जो है वो डैमेज होने शुरू हो जाते हैं और प्रोग्रेसिव मसल डिसऑर्डर हो जाता है, प्रोग्रेसिव मसल वीकनेस हो जाता है। उससे क्या होता है कि डिस्ट्रोफिन डिफिशिएंसी से आपके ब्रेन के अंदर या आपके एस्ट्रोसाइट्स जो है इसमें चेंजिंग आनी शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे भी आपकी अगर चेंजिंग आ गई है एस्ट्रोसाइट्स में, तो सिग्नलिंग वीक हो गई और जीन्स में तब्दीली आना शुरू हो जाती है। फिर नेक्स्ट जनरेशन जो जाती है उसमें इसी तरीके से आपका ये यानी जेनेटिक डिसऑर्डर जो है ना वो आगे जाना शुरू हो जाता है। हंटिंगटन डिजीज में हम इसका इस्तेमाल करते हैं, यानी डाउन सिंड्रोम में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हंटिंगटन डिजीज, इसमें भी इसी तरह का एक प्रोसेस होता है और ये भी बहुत अच्छी तरीके से होम्योपैथिक इसको डील करती है। मेरा रिसेंटली यूएसए से एक पेशेंट था, ये रेयर डिजीज है, यूएसए से पेशेंट था, अल्हम्दुलिल्लाह कि वो क्योर हो गया है। इसमें क्या होता है, इसमें भी ग्लूटामेट की जो रेगुलेशन है वो डिस्टर्ब हो जाती है, वो इम्पेयर्ड हो जाती है। जो कंट्रोल होता है ग्लूटामेट का वो इम्पेयर्ड हो जाता है और सिग्नल वीक होने शुरू हो जाती है और इसी तरह वो एक एबनॉर्मल प्रोसेस शुरू हो जाता है, यानी जेनेटिक डिजीज़ आपकी आ जाती है, एक जीन्स आपका डिस्टर्ब हो जाता है, यानी एक इसके साथ साथ इसमें इन्फ्लेमेशन भी पैदा होती है। अब हमारे पास कार्सी ब्रेन जो है हंटिंगटन डिजीज में किस तरह काम करेगी कि वो एस्ट्रोसाइट्स को स्टिमुलेट करेगी। कार्सी ब्रेन जिस तरह मैंने कहा कि हनीमन का लॉ है, सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंचर, लाइक क्यूर्स लाइक, यानी एस्ट्रोसाइट्स वीक हो गया, अब क्या होगा, एस्ट्रोसाइट से बनी हुई हमारे पास मेडिसिन है कार्सी ब्रेन, अब उसका इस्तेमाल हम यहां पे कर रहे हैं। अब यहां पे हम एस्ट्रोसाइट्स को स्टिमुलेट कर रहे हैं, अब ये सारा निज़ाम इस तरह उल्टा चला जाएगा और वो क्या होगा हंटिंगटन डिजीज में कि ग्लूटामेट को वो रेगुलेट करना शुरू कर देगा, जो ज़्यादा ग्लूटामेट रिलीज होता है वो उसको एब्जॉर्ब करना शुरू कर देगा और जो आपकी मूवमेंट कंट्रोल है, जो लॉस ऑफ मूवमेंट कंट्रोल है, जो इन्फ्लेमेशन है, वो एस्ट्रोसाइट्स उसको ठीक करना शुरू कर देता है। तो इस तरह हम इसको हंटिंगटन डिजीज में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे हमारे पास आता है बिहेवियरल डिसऑर्डर्स, ADHD। ADHD में क्या होता है, इसमें डोपामिन की रेगुलेशन होती है, फिर सारा वही प्रोसेस, फिर उसमें हम कार्सी ब्रेन का इस्तेमाल कर सकते हैं तो ये ADHD को ठीक कर सकती है। यानी डोपामिन को हम अगर रेगुलेट करना शुरू कर दें कार्सी ब्रेन के साथ, कार्सी ब्रेन क्या करेगी, एस्ट्रोसाइट्स को स्टिमुलेट करेगी, उसको बेहतर करेगी, तो वो क्या होगा, वो डोपामिन को रेगुलेट करना शुरू कर देगा, जो एक्स्ट्रा डोपामिन होगा उसको वो एब्जॉर्ब करना शुरू होगा और वहां पे क्या होगा, एक्टिविटी ADHD की
वो बिहेवियर आपका चेंज होना शुरू हो जाएगा। दूसरा हमारे पास है ओसीडी। ओसीडी में क्या होता है? ओसीडी में इन्फ्लामेशन होता है, ओसीडी में सेरोटोनिन, ओसीडी में आपका ग्लूटामेट। इन्फ्लामेशन का भी मैंने स्टार्ट में बताया था, काफ़ी जगहों पे हमें इन्फ्लामेशन मिल रहा है। मैं और किसी इन्फ्लामेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं नर्व की इन्फ्लामेशन की बात कर रहा हूँ, न्यूरो इन्फ्लामेशन की बात कर रहा हूँ। ये एस्ट्रोसाइट्स कार्सिब्रेन उसको ठीक करती है। सेरोटोनिन इसमें ज़्यादा रिलीज होना शुरू हो जाता है, उसको ये रेगुलेट करती है। जो ज़्यादा सेरोटोनिन होता है उसको काबू में कर देती है, लगाम डाल देती है कार्सिब्रेन सेरोटोनिन को। ग्लूटामेट है हमारे पास, उसको ये कंट्रोल करती है। अगला हमारे पास है ओसीपीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। इसमें भी सेरोटोनिन ज़्यादा होता है, इसमें भी ग्लूटामेट ज़्यादा हो जाता है, इसमें भी डोपामिन ज़्यादा हो जाता है। अपनी पर्सनैलिटी से बंदा इतना प्यार करता है कि डोपामिन रिलीज होता है और वो अपनी पर्सनैलिटी से इतना प्यार करता है कि उसके खिलाफ कोई एक बात भी करे वो उसे बर्दाश्त नहीं होगा, उससे एक कदम कोई आगे चले वो उसे बर्दाश्त नहीं होगा। वो ओसीपीडी है। ये ओसीपीडी अक्सर मगरूर लोगों में भी आपको मिल जाएगी कि वो पर्सनैलिटी पे कोई बात बर्दाश्त नहीं करते, तो वहां पे भी हम कार्सिब्रेन का इस्तेमाल करते हैं तो ओसीपीडी भी ठीक हो जाती है। ऑटिज्म, ऑटिज्म में क्या होता है? इसमें भी आपका मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, यानी ब्रेन को एनर्जी नहीं मिल रही होती, न्यूरो इन्फ्लेमेशन है वो स्टार्ट हो जाता है। इसमें ग्लूटामेट, गाबा ये भी ज्यादा होना शुरू हो जाता है। एस्ट्रोसाइट्स का एक काम और भी है, वो न्यूरोट्रांसमीटर को ब्रेन के साथ जोड़ती है। वो जोड़ जो है वो उसका काम है ये एस्ट्रोसाइट्स का, कि वो उसको जोड़ को मजबूत बनाती है, जिसकी वजह से यहाँ पे यानी अच्छा एक चीज़ आ जाती है सामने। ऑटिज्म में क्या होता है? ऑटिज्म में वो जोड़ जो है वो पकड़ता नहीं है, न्यूरोट्रांसमीटर ब्रेन को एक्सेप्ट नहीं करता, उस जोड़ का काम यहाँ पे एस्ट्रोसाइट्स नहीं करता। तो यहाँ पे इसका मतलब है हम इसको जब हम इस्तेमाल करते हैं ऑटिज्म में, तो यहाँ पे ऑटिज्म का मरीज हमारे पास कार्सिब्रेन के अलावा आप ठीक कर ही नहीं सकते। जब तक आप कार्सिब्रेन का इस्तेमाल ऑटिज्म में नहीं करेंगे तो ऑटिज्म का मरीज ठीक नहीं होगा, गाबा का रेगुलेशन ठीक नहीं होगा, ग्लूटामेट का रेगुलेशन ठीक नहीं होगा। इसमें जो जोड़, जिस तरह मैंने कहा कि वो जोड़ का काम करता है, एलवी का काम करता है, वो नहीं करेगा तो ऑटिज्म नहीं ठीक होगा। आपका न्यूरो इन्फ्लेमेशन होगा, वो जब तक ठीक नहीं होगा ऑटिज्म ठीक नहीं होगा। आपका जो मेटाबॉलिक एनर्जी है वो पहुंच नहीं पा रही होती है, न्यूरॉन्स को, जो ये ब्रेन्स को जो एस्ट्रोसाइट्स यानी वो एनर्जी नहीं प्रोवाइड करता, तो आप कार्सिब्रेन के बगैर आप ऑटिज्म को नहीं ठीक कर सकते। टॉर्टिस सिंड्रोम, इसमें क्या होता है? इसमें भी नर्व्स इन्फ्लेमेशन, यही चीज़, गाबा इसमें होता है, इसमें ग्लूटामेट रेज होता है। बाइपोलर डिसऑर्डर, बाइपोलर डिसऑर्डर में भी एनर्जी नहीं पहुंच पा रही होती है, उसमें भी न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो वीक होने शुरू हो जाते हैं, ग्लूटामेट जो है वो आपका ज़्यादा रिलीज होना शुरू हो जाता है। शिज़ोफ्रीनिया, शिज़ोफ्रीनिया में कार्सिब्रेन का हम इस्तेमाल करते हैं। शिज़ोफ्रीनिया में जब हमने स्टार्ट में मेडिसिन दी तो नहीं फ़र्क पड़ रहा था, उसमें हमने इस्तेमाल किया विरेटामेल्बम का, नहीं फ़र्क पड़ रहा था, स्ट्रमोनियम का इस्तेमाल किया, नहीं फ़र्क पड़ रहा था। जब उसमें मैंने टोबैकम इस्तेमाल करनी शुरू की है तो फ़र्क पड़ना शुरू हो गया लोगों को। और टोबैकम भी एक टाइम तक काम करती है शिज़ोफ्रीनिया में, लेकिन वो भी काम करना छोड़ देती है। फिर मैंने क्या किया कि कार्सिब्रेन का इस्तेमाल मैंने शुरू कर दिया उसमें, और कार्सिब्रेन का भी वहाँ पे शिज़ोफ्रीनिया में यही काम होता है कि वो एनर्जी प्रोवाइड करता है, जो जोड़ डिस्टर्ब होता है उस जोड़ को ही मजबूत कर देता है, डोपामिन को रेगुलेट करता है और ग्लूटामेट को रेगुलेट करते हैं, मीन्स के कंट्रोल करता है। मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, इसमें क्या होता है? इसमें भी इसी तरह आपकी एनर्जी पूरी तरीके से पहुंच नहीं पाती,
इन्फ्लेमेशन हो जाती है इसमें भी, डोपामिन आ जाता है इसमें ज़्यादा, सेरोटोनिन ज़्यादा आ जाता है और ग्लूटामेट ज़्यादा आ जाता है। यानी कार्सिब्रेन देने से हमारे पास ये बिहेवियर डिसऑर्डर जो हैं ये ठीक होने शुरू हो जाते हैं। अब हम आगे आते हैं कैंसर की तरफ। कैंसर में कार्सिब्रेन कैसा काम करती है? एस्ट्रोसाइट्स डिसफंक्शन हो गया, उसने क्या किया कि ब्रेन को इफेक्ट किया, ब्रेन के एनवायरनमेंट को इफेक्ट किया, जिसकी वजह से वहाँ पे प्रमोशन मिल गई है ट्यूमर को, कैंसर को, और आपके वहाँ पे ग्लियोब्लास्टोमा को, मेटास्टेसिस को, यानी फैलना दूसरी जगह से आ गया तो वहाँ पे क्या हो गया, यानी वहाँ पे आपका एस्ट्रोसाइट्स, जब तक हम यानी कार्सिब्रेन का इस्तेमाल नहीं करेंगे आप मेटास्टेसिस को ठीक नहीं कर सकते हैं, आप कैंसर को नहीं ठीक कर सकते, ट्यूमर को नहीं ठीक कर सकते, ग्लियोब्लास्टोमा को नहीं ठीक कर सकते। एंड पे क्या होगा कि मेट बन जाएगा, मेटास्टेसिस बन जाएगा, आप मेटास्टेसिस को नहीं ठीक कर सकते। यानी एस्ट्रोसाइट्स आपका वीक हो गया, डिसफंक्शन हो गया है, ब्रेन का एनवायरनमेंट इफेक्ट हो गया है। तो जो एस्ट्रोसाइट्स ब्लड ब्रेन बैरियर का काम करता है वो वीक होना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से वहां पे आपका कैंसर का खतरा ज्यादा होता है। ब्लड बैरियर का क्या काम होता है कि वो जहरीली चीजों को अंदर नहीं आने देता, उसको कंट्रोल में रखता है, और ये काम है एस्ट्रोसाइट्स का, जिससे कार्सिब्रेन बनी हुई है। अगर हम कार्सिब्रेन देते हैं तो हम काफी हद तक कामयाब हो सकते हैं कि हम ब्रेन के अंदर जो कैंसर फैलता है या मेट फैलता है या ग्लियोब्लास्टोमा होता है या ट्यूमर फैलता है, उसको हम इसमें कंट्रोल पा सकते हैं। यानी एस्ट्रोसाइट्स यहां पे क्या करेगी? एस्ट्रोसाइट्स यहां पे ऑक्सीजन पहुंचाएगी। यानी कार्सिब्रेन हम देंगे तो वो क्या करेगी? वहां पे एस्ट्रोसाइट्स वीक है, डिसफंक्शन है, और यहां पे ब्रेन का माहौल चेंज हो गया है। हमने कार्सिब्रेन दे दिए, हमने एस्ट्रोसाइट्स को ठीक कर दिया, उसके फंक्शन को हमने ठीक कर दिया है, तो वहां पे जो इन्वायरमेंट है ब्रेन का वो बेहतर होना शुरू हो जाता है। और ये कार्सिब्रेन हेल्प करेगी कि वहां पे वो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर यानी मेटाबॉलिक सेल जो है वहां पे या जो न्यूरॉन है वहां पे पहुंचाता है उस ऑक्सीजन को, उस ग़िज़ाइयत को, न्यूट्रिएंट को, वो वहां पे इन्फ्लेमेशन से इस चीज को बचानी शुरू कर देगी ये कार्सिब्रेन। तो जिसकी वजह से हमें कामयाबी मिलती है ग्लियोब्लास्टोमा में भी, हमें ट्यूमर में भी, हमें कैंसर में भी, और हमें मेटास्टेसिस में भी। यानी आप सोचे कि कार्सिब्रेन हम कहां पे नहीं इस्तेमाल कर सकते। अगर कार्सिब्रेन को हम होम्योपैथी से निकाल दें, हमारे पास क्या बचता है? हमारे पास कुछ नहीं बचता। हम प्रैक्टिस करने में कामयाब ही नहीं हो सकते, हम कैंसर को ठीक करने में कामयाब नहीं हो सकते। ये कार्सिब्रेन बहुत जरूरी है कि आपके क्लिनिक में हो। इतने फंक्शन कि आप स्लीप डिसऑर्डर्स में आप दे रहे हैं, आप जेनेटिक डिसऑर्डर्स में आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसको, आप इसको बिहेवियरल डिसऑर्डर्स में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसको कैंसर में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी इसके अलावा आपके पास इतनी डिजीज़ हैं, जिस तरह सेरेब्रल पल्सी हो गया, उसमें आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का तो मैंने बता दिया, उसमें हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। विजन लॉस होता है, अचानक नज़र की कमज़ोरी आ जाती है, हम उसमें इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कार्सिब्रेन के मरीज को तकलीफ किन चीज़ों से होती है? सर्दी से होती है या गर्मी से? सर्दी से होती है। सर्दी से इसलिए होती है, मैं हर एक पॉइंट को मेडिकली प्रूफ देता हूं, और मेडिकली प्रूफ मैंने दिया आप लोगों को कि ये कार्सिब्रेन किस तरह काम करेगी, किस तरह हमने वहां पे स्केबिस को सोराइनम से ठीक किया है, हमने वहां पे ब्रेस्ट कैंसर को कार्सिनोसिनम से ठीक किया है, हमने वहां पे कैसे सिफिलिस को सिफिलिनियम से ठीक किया है, हमने स्ट्रेप्टोकोकस से स्ट्रेप्टोकोक्सिनम से ठीक किया है। यानी यहां पे हमारे पास सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंचर आ गया है।
लाइक क्यूर्स लाइक। ये होम्योपैथिक में एक बहुत बड़ा किरदार है इस मेडिसिन का। अगर इस मेडिसिन को निकाल दिए जाएं, आप किसी का माइंड सिम्टम्स को ठीक ही नहीं कर सकते। हनीमन क्या कहता है? हनीमन ये कहते हैं कि जब आप कलम बंद कर देते हैं, आप कलम बंद कर देते हैं, आपने हिस्ट्री कंप्लीट ले ली है, क्या आपने बंदे की पर्सनैलिटी को जज किया है? क्या वो ओसीडी का शिकार तो नहीं है, वो ओसीपीडी का शिकार तो नहीं है, वो ऑटिज्म तो नहीं है? यानी माइंड का इतना बड़ा किरदार है। अब अगर आप कार्सी ब्रेन को निकाल दें तो होम्योपैथी में कुछ भी नहीं बचता। कार्सी ब्रेन इतनी जरूरी है कि हनीमन की ये बात फिर झूठी हो जाएगी कि आपने कलम बंद कर दिया है। आया आपने जज किया है कि बंदे की पर्सनैलिटी कैसी है, वो सोचता कैसा है, वो बैठता कैसा है, उठता कैसा है, करता क्या है, बोलता क्या है, कैसे बोलता है, अंदाज क्या है उसका। ये सारी चीजें आपको कार्सी ब्रेन में मिलेगी। इसमें स्ट्रेस आपको मिलेगा, इसमें आपको ग्लूटामेट मिलेगा, इसमें आपको सेरोटोनिन मिलेगा, इसमें आपको डोपामिन मिलेगा, गाबा मिलेगा, इन्फ्लेमेशन मिलती है इसमें आपको टेम्परेचर मिलता है। सारी चीजें छोड़ दें, टेम्परेचर मिलता है इसमें आपको। तो इसकी मोडेलिटीज क्या होगी? इसके मरीज को सर्दी से तकलीफ ज्यादा होती है। ब्रेन को जब वहां पे ट्यूमर आ जाता है या एस्ट्रोसाइट्स का जो मरीज होता है ग्रेड 2 का कैंसर का, ऑलरेडी वहां पे इन्फ्लेमेशन बढ़ गया, ऑलरेडी वहां पे ग्लूटामेट बढ़ गया, आपका डोपामिन डिस्टर्ब हो गया, आपका स्ट्रेस लेवल डिस्टर्ब हो गया, आपका न्यूरोट्रांसमीटर डिस्ट्रॉय हो गए, यानी बढ़ गए, आपका पोटाशियम लेवल बढ़ गया, आपका मेटाबॉलिक डिसऑर्डर ब्रेन का डिस्टर्ब हो गया है। तो वहां पे आप क्या करेंगे? तो यहां पे तो कार्सी ब्रेन जो काम करती है, न्यूरोट्रांसमीटर को रेगुलेट करती है, पोटाशियम को रेगुलेट करती है, यानी अपने लेवल पे लेके आती हैं। वहां पे आपके मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जो होता है, यानी एनर्जी को प्रोवाइड करती है, इन्फ्लेमेशन को ठीक कर देती है, बुखार को ठीक कर देती है, जो टेम्परेचर आपका ब्रेन कंट्रोल करता है उसको ठीक कर देती है। तो अब हम आते हैं मोडेलिटीज पर। ये सर्दी में क्या होता है कि बात मैं कर रहा था कि सर्दी में क्यों इसका मरीज डिस्टर्ब हो जाता है और कार्सी ब्रेन से वो क्यों ठीक हो जाता है। ये सारी चीजें आपकी एलिवेट कर गई है और सर्दी आपके ब्लड वेसल्स पे दबाव डालता है, उसको कंस्ट्रिक्ट करता है, मजीद इसमें तकलीफ बढ़ती है कार्सी ब्रेन में। मैंने कहा ना कि मैं मेडिकली प्रूफ के साथ बात करता हूं और मेडिकली प्रूफ के साथ मैंने बता दिया है कि ये वेसल्स कंस्ट्रिक्ट करती है और वहां पे प्रेशर बढ़ जाता है। ऑलरेडी आपका ग्लूटामेट बढ़ा हुआ है, डोपामिन बढ़ा हुआ है, इन्फ्लेमेशन बढ़ी हुई है, आपका टेम्परेचर रेज हुआ है, तो वहां पे प्रेशर बढ़ेगा सर्दियों से। तो इसकी तकलीफ कार्सी ब्रेन की सर्दियों में बढ़ जाती हैं। इसके इलामात क्या हैं और किस साइड पे ये काम करती है? राइट पे करती है, लेफ्ट पे करती है? जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, मैं ये भी बयान कर दूं आपको। सर दर्द इसमें शदीद होगा, इसमें मतली होगी, उल्टी होगी। किस वक्त होगी? सुबह के वक्त होगी। इसमें दौरे पड़ते हैं, ये दौरों पे बहुत अच्छा काम करती हैं, सीजर्स पे बहुत अच्छा काम करती हैं। जिस्म का राइट साइड मफलूज होता है इसमें, क्योंकि ये लेफ्ट साइड कोर्टिकल वहाँ पे ये काम करती है, वहाँ ये उसको स्टिमुलेट करता है। तो इसलिए अगर ये ब्रेन के लेफ्ट साइड पे हैं तो ये राइट साइड आपका डिस्टर्ब होगा और राइट साइड के फॉलिज में ये बहुत अच्छा काम करती है, राइट साइड के सुन्नपन में ये बहुत अच्छा काम करती है, कमज़ोरी राइट साइड की उसमें काम करती है, राइट साइड की नज़र की कमज़ोरी में ये बहुत अच्छा काम करती हैं। बोलने में अल्फाज की समझ नहीं आती, सोचने समझने की सलाहियत नहीं होती, वो मुश्किल होता है, याददाश्त की कमज़ोरी होती है और गनूदगी, बे इंतहा किस्म की गनूदगी होती है। तो ये तक कार्सी ब्रेन का मैंने एक छोटा सा खाका आप लोगों के साथ शेयर किया है कि जो
कारसी ब्रेन को हम इस तरीके से अगर हम इस्तेमाल कर लें तो हम बहुत अच्छी तरीके से हम रिज़ल्ट ले पाएंगे। लेकिन आखिर में मैं एक बात कहूँ कि होम्योपैथी किसी एक बंदे के मातहत नहीं है, हम होम्योपैथी के मातहत हैं। होम्योपैथी किसी की मातहत नहीं है, किसी एक बंदे के पीछे ना जाएं, मेरे पीछे ना जाएं। आप लोगों के अपने एक्सपीरियंसेस होंगे, उसमें इस्तेमाल कीजिए, वो शेयर करें, दें। जो हमारे डॉक्टर्स हैं, जितना नॉलेज आपके पास है वो शेयर करें, उनको दिलों में ना रखें। और जो शेयर करता है, खुदा का वास्ता है, खुदारा उनसे बुग़्ज़ ना रखें, उनकी टांगें ना खींचें। और जो शेयर करता है वो उस ज़ात की रज़ा के लिए करता है। जिस तरह मैंने कहा कि होम्योपैथी किसी एक बंदे की मातहत नहीं है। दुआओं में याद रखें डॉक्टर मीत बंगश को। अल्लाह हाफ़िज़।